हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। इससे पहले हमने लेक्चर 4 ख़त्म करा, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करा रैंडम एरर को निकालने के लिए। यानी हमने टाइप्स ऑफ एरर पढ़े थे, कौन कौन से, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, उसको हमने ख़त्म करा था। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे इसके आगे से। लेकिन उससे पहले मैं 5 मिनट या 2 मिनट की आपसे बात करूंगा। वैसे मैं बेकार की बातें आपने देखा होगा लेक्चर में करता नहीं हूँ। आए हैं, पढ़ेंगे, पढ़ के चले जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास है। लेकिन कुछ मैं इधर उधर अपने जो जान पहचान के बच्चे उनसे इनपुट ले रहा था, तो वो मुझसे कह रहे थे सर मैं यहाँ कोचिंग कर लूँ, मैं वहाँ कोचिंग कर लूँ, मैं ये कर लूँ। अरे तुम लोग गधे हो क्या? तुम लोग को फ्री की एडुकेशन का सिस्टम नहीं समझ में आता है कि ज्ञान हर जगह बट रहा है, तुमको पैसा खर्च करना ज़रूरी है क्या? अगर इतना ही पैसा है तो दान में दे दो, जाके उसकी नाव बनाओ और उसको पानी में बहा दो, उस पर बैठ के तैरने की कोशिश करो। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? सब कुछ फ्री अवेलेबल है तब भी तुमको पैसा खर्च करना है। अरे जब सब तुमको मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ इतने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं फ्री में, जाके उनका पढ़ लो। जाके बेकार में कोचिंग जाना है, पता नहीं क्यों कोचिंग का तुमको कोचिंग से मतलब नहीं है। तुमको जाके वहाँ डांस देखना है, अपना भी और दूसरों का भी। सीधी बात है ये। तुम नाचोगे क्योंकि तुमको और लोग नचाएंगे, और लोग नचाएंगे मतलब वहाँ टीचर मैनेजमेंट नचाएंगे, और वो नाचेंगे तो तुमको मजा आएगा। कुल मिला के ये है। तो चुपचाप पढ़ना है, गधे मत बनो। मेरी बात ध्यान से समझो, गधों की तरह पढ़ाई मत करो। और गधों से तो मैं बेकार में कंपेयर कर रहा हूँ। हम लोग गधों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गधे को एटलीस्ट पता तो है कि वो उसका जन्म मिसाल बनने के लिए हुआ। हमको तो वो भी नहीं पता है। तो ऐसे पढ़ाई मत करो। पढ़ाई अवेलेबल है, उसको पढ़ो, बेकार के चक्कर में मत पढ़ो। ना नाच गाता करने रह जाओगे, बाद में ये फ्रस्ट्रेट होगी कि अरे तो कुछ कर नहीं पाए हम लोग। चलो हो गई बात ख़त्म, यहाँ पे बात ख़त्म। अब फिर से आ जाता है लेक्चर 5 यूनिट एंड मेजरमेंट। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे कि एरर तो हम जानेंगे कितने टाइप की होती हैं, अब उनको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। बहुत से तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके हैं बच्चों, देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये एरर कोई नए, ये एरर टाइप नहीं है एरर का। कई किताबों में आप इनको टाइप्स ऑफ एरर देख लोगे। अरे फिर वही ये टाइप नहीं है। जैसे आप लेंथ मेज़र करते हो 6 सेंटीमीटर, 6 किलोमीटर, 6 mm, अलग अलग यूनिट में मेज़र कर रहा हूँ। एरर भी किसी ना किसी पर्टिकुलर यूनिट में। उसको मेज़र कैसे कर रहा हूँ, मतलब किस क्वांटिटी में आप उसको दिखाना चाहोगे, कैसे दिखाना चाहोगे। तो वो टाइप नेचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। क्या आपको एब्सोल्यूट एरर बता रहे हो, या रिलेटिव एरर बता रहे हो, या परसेंटेज एरर बता रहे हो। तो बस बच्चों ये जान लेना है कि ये होता क्या है, ये मेज़र कैसे करा जाता है। तो पहले बच्चों जानते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट, जैसा कि नाम ही बता रहा होगा, एब्सोल्यूट एरर यानी कि जो एब्सोल्यूट है। ये तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है। जो एब्सोल्यूट है वो एब्सोल्यूट एरर। ऐसा नहीं है। देखो बच्चों, मान लो हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने एक न्यूमेरिकल लगाया था, उसमें कुछ रीडिंग्स ली थी। मान लो कोई एक पर्टिकुलर मेजरमेंट की हमने 10 रीडिंग ली या n रीडिंग। तो वैसे यहाँ पर भी करेंगे। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर पहले समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चों? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और ये इसलिए यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और, आपको पता है यहाँ पर मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स उनके न्यूमेरिकल ज़्यादा क्यों दिखा रहा हूँ, या सिंबल भी उन्हीं के यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा मानना है कि चलो आपके पास पैसा है, आपने एच सी वर्मा सर की किताब खरीद ली, या वो तो बहुत चीप है, मैं तो फिर भी मानूंगा। आपके पास अलग अलग किताबें हैं, आपने सबसे खरीद ली, आपने 10 किताबें लेके आप बैठ के पढ़ा। एनसीईआरटी बुक्स ऐसी हैं जो फ्री में भी अवेलेबल है। आप मोबाइल खोलिए, उसमें डाउनलोड कर लीजिए, या आप जाके ख़रीदेंगे भी तो 20 रुपये 50 रुपये ऐसे किताब आ जाती। तो मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ बच्चों कि कुछ नहीं है तो इतना तो पढ़ ले, कम से कम एनसीईआरटी तो है हमारे पास। और आखिर में सवाल तो मैं ऐसे बताऊँगा ही कि आपको सारी किताबों का सब कुछ समझ में आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है ये देखते हैं। बेकार की बातें ज़्यादा नहीं बच्चों, फिर मैंने बताया उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मान लीजिए आप n मेजरमेंट्स लेते हैं, A1, A2, A3 और AN तक मेज़रमेंट लेते हैं। बहुत सारे मेज़रमेंट समझ। और मैंने कहा कि इनकी एक मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, ए मीन यानी मीन वैल्यू, बीच की वैल्यू एक ए मीन है। अब आप क्या करिए बच्चों, इस वैल्यू से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीच की वैल्यू मेजरमेंट आपने, इनसे आप डिफरेंस लेते थे, याद करिए x1 माइनस x बार आपने करा था, ए मीन ले। तो ये अलग अलग देखिए मेजरमेंट्स हैं, और आपने अलग अलग बार क्या करा, ये डिफरेंस निकाला। अब A1 मान ले ये मीन वैल्यू,
ये मीन वैल्यू ही हमारी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, यानी हमको पता ही नहीं है क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं है पता करने का कि भाई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है क्या। तो हमने इस मीन वैल्यू को ही अभी के लिए क्या मान लिया है, ट्रू वैल्यू। इस मीन वैल्यू को ही क्या मान लिया है, ट्रू वैल्यू। तो A1 माइनस ए मीन, यानी कि पहला जो आपने मेजरमेंट लिया या एक ही बार लेंथ नापी या वेट नापा या टेम्परेचर मेजर करा, तो A1 माइनस ए मीन ये कहीं ना कहीं एरर ही तो है कि आपका आया कोई रीडिंग A1 और लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, ए मीन। तो A1 माइनस ए मीन ये कहीं ना कहीं डेल्टा ए से अगर आप प्रेजेंट करें तो ये एक एरर होगी। उसी तरह दूसरे मेजरमेंट में डेल्टा A2 एक एरर होगी, या n मेजरमेंट्स में डेल्टा A3 डेल्टा AN, ये हो गई एरर। अब बात करते हैं ये एरर कैसी भी हो सकती है, कैसी मतलब प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। हमको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी ये एरर है कितनी, यानी हमको डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड पता करना है। डेल्टा ए यानी डेल्टा A1 2 के कोई कुछ भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा ऐसे दो ब्रैकेट लगा देते हैं, ये होता है मॉड ऑफ डेल्टा ए। मॉड ऑफ डेल्टा ए का मतलब जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ये देखो, या द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। देखो जरा डिफिनीशन क्या लिखी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस between the individual measurement and the true value of the quantity is called absolute error। मैग्नीट्यूड से मतलब है बच्चों कि मान लो आपका ये A1 माइनस ए मीन आता है माइनस का 0.5, तो डेल्टा ए एब्सोल्यूट या डेल्टा ए, ये एब्सोल्यूट एरर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डेल्टा ए और ये मॉड, ये हो जाएगा बच्चों कितना, माइनस है, माइनस का मॉडुलस में हमको मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, हमको माइनस प्लस से मतलब नहीं है, सिर्फ प्लस ही होना चाहिए। तो ये क्या है 0.5। बात समझ गए। मॉड की डिफिनीशन बाद में पता करेंगे। मॉड का मतलब कहीं भी लग जाए, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आप यहाँ दिखाओ प्लस का 0.5, प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मॉडुलस का मतलब ही हो गया वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, माइनस से मतलब नहीं। तो ये तो बच्चों आप समझ गए एब्सोल्यूट एरर। अब बात आती है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है बच्चों। तो मीन एब्सोल्यूट एरर देखते हैं, इसमें इसी में समझ लेते हैं। क्या आपने कितने मेजरमेंट लिए, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN तक। अब आप सबकी एब्सोल्यूट एरर मतलब अगर आपने n मेजरमेंट करे तो अगर आप n मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर निकालें यानी उनका मैग्नीट्यूड, तो डेल्टा A1 मॉड, इसको मॉड या मॉडुलस कहते हैं, ये जो लाइन खींच देते हैं बच्चों इसको मॉडुलस कहते हैं या मॉड, मॉडुलस या मॉड। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 का मॉड, यानी इन सब के मैग्नीट्यूड को अगर हम जोड़ दें, डेल्टा A3 प्लस एंड सो ऑन, कितने मेजरमेंट दिए हमने, डेल्टा AN, और इन सब का एवरेज ले लें n, यानी आपने n मेजरमेंट करे, n एब्सोल्यूट एरर थी, ये तो एरर हो गई, एब्सोल्यूट एरर हो गई, और उन सब को जोड़ के हमने उनका एवरेज ले लिया। इस टाइप की एरर को हम कहेंगे ओवरऑल मेजरमेंट में मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल डेल्टा ए लिखते हैं और यहाँ पर मीन लिख दीजिए आप। देखिए ए मीन हो गया एवरेज, डेल्टा ए का मॉड लगा दो एब्सोल्यूट एरर, और डेल्टा ए मीन लिख दिया यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर। बात समझ गए। अब एक न्यूमेरिकल लगाएंगे सब समझ जाओगे, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर समझ गए। अब बच्चों बात करते हैं रिलेटिव एरर की। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है मीन एब्सोल्यूट एरर, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर बस मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर हमने रिलेटिव एरर में मैंने लिख दिया है, आपको समझा दिया मीन एब्सोल्यूट एरर होती क्या है। अब रिलेटिव एरर क्या होती है ये जान लेते हैं बच्चों। मान लीजिए आपने n मेजरमेंट्स करे तो उसमें एक ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू की जगह हमने ए मीन को ट्रू वैल्यू मान लिया, क्योंकि और हमारे पास कोई तरीका नहीं है उसकी ट्रू वैल्यू पता करने का, मान लीजिए कोई मेजरमेंट का।
तो रिलेटिव एरर कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है? रिलेटिव का मतलब होता है किसी के सापेक्ष में, मतलब हम जानना चाहते हैं कि भाई कितना एरर ऊपर या नीचे किसके रिस्पेक्ट में, कितना क्वोशिएंट है उसका, मतलब कितने टाइम्स है, ट्रू वैल्यू के कितने टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर पता करेंगे। रिलेटिव एरर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल ए REL, रेल यानी रिलेटिव, इज इक्वल टू क्या, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी या ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। इट इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर बच्चों क्या होता है, ये देखो परसेंटेज एरर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सिर्फ डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या होता है भाई, रिलेटिव एरर निकाल ही चुके हो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। तो डेल ए रेल इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगी आपकी परसेंटेज एरर। यहाँ जैसे बच्चों लिखा दीज आर एक्चुअली द मेथड्स टू रिप्रेजेंट दैट, ये सिर्फ मेथड है। मैंने बोला ये एरर नहीं, देखो यहाँ पर हम एरर तो निकाल ही रहे, एरर तो किसी वजह से आई होगी, वो तो सिस्टमेटिक एरर होगी या रैंडम एरर होगी। हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो तरीके हैं, या एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं कि रिलेटिव एरर निकालते हैं या परसेंटेज एरर निकालते हैं या मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, जो मैंने नेक्स्ट आपको समझाया था। बात समझ गया आप? अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत अच्छा मुझे एनसीईआरटी में एक बेसिस मिला, जिसमें मैं थोड़ा आपसे प्रिसीशन पे हम लोग लौटे जाएंगे, ठीक है। प्रिसीशन पे थोड़ा समझाने के लिए मैंने ये स्लाइड थोड़ा आगे बताई थी, क्योंकि हमको ऐसा ना हो कि हम भूल जाते हैं, आगे आगे पढ़ते पढ़ते हम क्या करते हैं, पीछे का भूलने लगते हैं। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, बीच बीच में ऐसे एट रैंडम हमको कभी कभी पेज पलट लेने चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला, मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ इस पर। क्या था कि 2 क्लॉक है भाई, 2 क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड इन अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन अ नेशनल लेबोरेटरी, मतलब एक नेशनल लैब है, उसमें 2 क्लॉक्स, 2 घड़ियां टेस्ट करी जा रही हैं। ठीक 12 बजे नून यानी दोपहर में 12 बजे हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्लॉक की से मेज़र करने के लिए, स्टैंडर्ड क्लॉक से कंपेयर करने के लिए हम दोनों क्लॉक्स की रीडिंग ले रहे हैं। देखो 2 क्लॉक को टेस्ट करना है एक स्टैंडर्ड क्लॉक के अगेंस्ट, मतलब एक तो एकदम एक्यूरेट क्लॉक है, बाकी 2 टेस्ट करना है, दोनों की रीडिंग ली। तो मंडे को क्लॉक 1 ने ठीक 12 बजे कितनी वैल्यू बताई, 12:05 और क्लॉक 2 ने 10:15 6 सेकेंड। ट्यूसडे को 12:01 और क्लॉक 2 ने बताया 10:14 59 सेकेंड। वेंसडे को क्लॉक 1 ने बताया 11:59 59 मिनट 8 सेकेंड और क्लॉक 2 ने 10:15 18 सेकेंड। इसी तरह थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को अलग अलग वैल्यू बताएगी। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा करना है जिसमें प्रिसीशन टाइम इंटरवल का मेजरमेंट चाहिए आपको, मतलब कि जो वैल्यू, प्रिसीशन का मतलब प्रिसाइज, जो वैल्यू पास है। मैंने एक डार्ट बोर्ड वाला एग्जांपल बताया था ना, प्रिसीशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं लीस्ट काउंट से, या रेंज जो है वो बहुत कम है, जिसमें वैल्यू आ रही है वो बहुत ज़्यादा छोटी रेंज में, मतलब वो बहुत क्लोज है वो सारी वैल्यूज़ जो मेज़र कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्रिसाइज ज़्यादा है। तो इनमें से आप कौन सी क्लॉक प्रेफर करोगे? अगर देखो एक्यूरेसी की बात करी जाए तो क्लॉक 2 तो बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे हम भाई, एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राइटिंग इस बोर्ड पर बहुत ख़राब आती है, वैसे भी अच्छी नहीं है ज़्यादा। एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसको प्रेफर नहीं करोगे? क्लॉक 2 को। क्यों भाई? 12 बजा हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्लॉक में हमने देख लिया ये घड़ी चलो एक मिनट या कुछ सेकंड्स का डिफरेंस बता रही है, 12:05, 12:01 ये तो इनका तो अलग ही चल रहा है, 10:15 10:14, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे पहले बताए दे रही है। तो ये तो हम बिल्कुल नहीं प्रेफर करेंगे। लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, हम एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसको प्रेफर करेंगे? क्लॉक 1 को, क्योंकि ये क्लोजेस्ट है, क्लॉक 1 को। लेकिन बच्चों ध्यान दो जरा, इसमें 12 बजकर, जब स्टैंडर्ड क्लॉक में 12 बज रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रीडिंग क्या बता रहा है? जरा देखो, सबसे ज़्यादा रीडिंग यहाँ मेरे ख्याल से बताई जा रही है 12:01
50 सेकेंड, ये वाली, यानी थर्सडे को ये क्लॉक बता रही है 12:01 और सबसे कम रीडिंग क्या बता रही है क्लॉक, जरा ये भी देख लेते हैं। सबसे कम रीडिंग बता रही है वेंसडे को कितना बता रही है, 11:59 यानी कि इन दोनों सबसे कम और सबसे ज़्यादा, यानी कि कहीं ना कहीं उसी के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है ना 7 दिन के अंदर। देख लो बाकी टाइम इन्हीं के बीच में आ रहे होंगे, देख रहे हो 12:05 है कि नहीं, 12:01:15। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू क्लॉक की एरर इन्हीं के बीच में है कहीं ना कहीं। तो हम इनका डिफरेंस निकालें, यहाँ पर कितने, इसको ज़रा कन्वर्ट करो, यहाँ पर कितने सेकंड हो गए, ये लगभग 12 बजने में कितने सेकंड बचे यहाँ पर बचे लगभग 52 सेकंड्स। क्यों 52 सेकंड, इसमें और जोड़ दो तो 12 बज जाएगा, और इसमें 1 मिनट 50 सेकंड घटा दो तब भी 12 बज जाएगा। यानी कि ये कितना हो गया, 1 मिनट 50 सेकंड, यानी सेकंड में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 और 50 110 सेकंड। तो इस क्लॉक की जो टोटल रेंज है इनको प्लस कर दो तो कितना हो जाए 162 सेकंड्स। यानी कि जो एरर आ रही है बच्चों वो 162 सेकंड्स की है। यानी मंडे से लेकर संडे तक जो ये वैल्यू बता रही है या टाइम बता रही है वो वेरी करेगा 162 सेकंड की रेंज में। वहीं हम इस क्लॉक पे आ जाते हैं, क्लॉक नंबर 2 पे। ये जरा इसको मिटा देते हैं। हाँ, क्लॉक नंबर 2 पे आता है। इसमें देखो बच्चों सबसे कम वैल्यू कब मेज़र कर रही है, सबसे कम वैल्यू ये मेज़र कर रही है मेरे ख्याल से, ये मेज़र कर रही है फ्राइडे को 10:14 बता रही है। क्यों बच्चों, और सबसे ज़्यादा वैल्यू ये कब बता रही है, देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू बता रही है ये सैटरडे को, फ्राइडे को बताया 10:14 और सैटरडे को बताया इसने 10:15 तो ज़रा देखें इन सबसे कम और सबसे ज़्यादा वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है। यहाँ 53 है तो इसको होल 10:15 बजे लेके आते हैं हम लोग एक होल वैल्यू से सर, तो इसमें हम 7 सेकेंड जोड़ दें तो 10:15 बज जाएगा, और इसमें 24 सेकेंड घटा दें तो 10:15। तो यानी कि इनका जो डिफरेंस है टोटल, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो मतलब कि टोटल जो रेंज जोड़ोगे वो कितना आ जाएगा, 24 + 7 31 सेकेंड आ जाएगा बच्चों। तो क्लॉक 2 जो है उसमें जो रेंज है वो सिर्फ 31 सेकेंड की है, और क्लॉक 1 में जो रेंज है वो 162 सेकेंड। बच्चों यहाँ पर ये माइनस और यहाँ प्लस, ये कंफ्यूज मत होना, हुआ क्या है बच्चों ये समझ गए होगे थोड़ा सा। यहाँ पर हमको क्योंकि यहाँ माइनस करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा वैल्यू, और यहाँ पर माइनस करनी पड़ेगी। तो टोटल जब डिफरेंस निकालोगे अपर रेंज और माइनस रेंज में तो 162 सेकेंड आ जाएगा। वैसे यहाँ पर जब डिफरेंस निकालोगे 7 माइनस ब्रैकेट में -24 तो कितना आ जाएगा 31 सेकेंड। लेकिन बच्चों हमने क्या कहा, हमको क्लॉक एक्यूरेट नहीं चाहिए, हमको क्लॉक प्रिसाइज चाहिए। तो प्रिसाइज कौन सी होगी, जिसमें एरर का रेंज कम होगा, वैल्यू क्लोज बताएगी, तो वो क्लॉक 2 होगी। तो यानी आंसर हमारा क्या है, क्लॉक 2। देखो पहले शुरुआत में लग रहा था आंसर क्लॉक 1 होना चाहिए, लेकिन फिर देखो वैल्यू क्या, प्रिसिशन टाइम मेजरमेंट चाहिए हमको एक्यूरेट नहीं चाहिए, तो हम क्लॉक 2 लेंगे। हम क्या करेंगे, क्लॉक 2 यूज़ करेंगे। बात समझ गए बच्चों, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था प्रिसिशन एक्यूरेसी को समझने के लिए, इसीलिए बताया मैंने। अब बच्चों आ जाते हैं कि जैसे हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकाला, तो एक बार हम उनको कैलकुलेट करके देख लेते हैं तो हमको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि हम उन्हें कैसे मेज़र करते हैं। ये मेरे पास कैलकुलेटर है। वी मेज़र द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बच्चों क्या होता है, देखो ये तो जानते हो कि आपने शायद लैब में देखा। एक ये आपका थ्रेड है, इसमें एक बॉब यानी कि एक मास लटका हुआ, इसको आप जैसे पेंडुलम आपने वॉच क्लॉक में नहीं देखा होगा पुरानी पिक्चरों को, घंटा जैसे हिलता रहता है ऐसे, उसी तरीके से हमने इसको स्विंग करा दो तो ये पेंडुलम की तरह ऐसे घूमेगा, वो क्लॉक की तरह। ठीक है, हमने इसका टाइम पीरियड मेज़र करा है। टाइम पीरियड यानी कि अपनी मीन पोजीशन से पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लग रहा है। तो इधर जाएगा पहले सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर आएगा बीच में, फिर जाएगा उधर, फिर बीच में आएगा, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया बच्चों। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे कैलकुलेट करना है। रीडिंग हमने अलग अलग बार अलग अलग ली, तो पहली जो रीडिंग है हमारी A1 वो कितनी है बच्चों, 2.63 सेकेंड। ये देखो 2.63 सेकेंड। और दूसरी रीडिंग क्या है बच्चों,
2.56 सेकेंड, तीसरी रीडिंग 2.42 सेकेंड, चौथी रीडिंग 2.71 सेकेंड्स और पांचवी रीडिंग 2.80, यानी टोटल 5 रीडिंग है बच्चों। अब हमसे कह क्या रहा है कि कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों? सबसे पहले हमको चाहिए मीन वैल्यू, क्योंकि हमको ट्रू वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो हम पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? पहले ए मीन निकाल लेंगे। ए मीन कैसे निकलेगा बच्चों? ये देखो, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय कितनी बार हमने लिया मेजरमेंट? 5 टाइम्स। तो इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 5। ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी 2.624, यानी हम 2.62 ले लेते हैं इसको। 3 डिजिट तक है तो हमने 3 ही डिजिट तक ले लिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम निकालते हैं सबसे पहले डिफरेंस, यानी कि पहले हम निकालेंगे क्या बच्चों? इंडिविजुअल एरर, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। यानी कि यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं A1, ए इंडिविजुअल या I से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए मीन। क्यों बच्चों? यहाँ पर निकालते हैं तो A1 माइनस ए मीन, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 0.01 सेकेंड। क्यों? देखो 2.63 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा? A2 माइनस ए मीन। A2 माइनस ए मीन आ जाएगा आपका माइनस का 0.06 सेकेंड। A3 माइनस ए मीन, यह आ जाएगा प्लस का 0.2, सॉरी माइनस का 0.2, माइनस का 0.02 सेकेंड, ठीक है। 0.2 आ जाएगा कि माइनस, सॉरी माइनस का 0.2 आएगा सेकेंड। और यहाँ पर देखो A4 माइनस ए मीन कितना आएगा? 2.71 माइनस 2.62, यह आ जाएगा 0.09 प्लस का 0.09 और 2.80 माइनस 2.62, यह आ जाएगा प्लस का 0.18। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, ये तो हमने सिर्फ इंडिविजुअल एरर निकाली है। अब हमको निकालना क्या है? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है बच्चों? डेल्टा ए पहले निकालें मॉड्यूलस में। तो मॉड्यूलस का मतलब बच्चों जानते ही हो, सब कुछ प्लस में हो जाएगा। 0.01, 0.06, 0.2, 0.09 और 0.18। अब बच्चों ये तो एरर होगी इंडिविजुअल मेजरमेंट में, लेकिन हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि हमको निकालना है ओवरऑल। ए मीन हमारा कहीं पर हम लिख लेते हैं कितना आया था। ए मीन आया था हमारा 2.62 सेकेंड्स। अब बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि हमको क्या निकालना है? कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर तो भाई आ गई, रिलेटिव एरर निकालनी और परसेंटेज एरर निकालनी बच्चों। तो बात समझना। अब एक काम करते हैं, इंडिविजुअल में निकाल सकते हो आप। इंडिविजुअल में कैसे? मान लो कि एक ही मेजरमेंट आपने लिया, ये नीचे वाले नहीं लिए, तो रिलेटिव एरर क्या होगी? डेल्टा ए, क्योंकि मीन जो एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, जब एक ही मेजरमेंट लोगे तो दोनों एक ही होंगी, क्योंकि डेल्टा ए का जो मॉड होता है प्लस डेल्टा A2 का मॉड प्लस ऐसे करके डेल्टा AN का मॉड अपॉन में n, यही तो मीन एब्सोल्यूट एरर होती है। लेकिन जब एक ही मेजरमेंट लोगे तो एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर एक ही होगा। तो रिलेटिव एरर क्या करेंगे? डेल्टा ए मॉड अपॉन ए मीन, ये रिलेटिव एरर आ जाएगी बच्चों पहले वाले मेजरमेंट में। दूसरे वाले मेजरमेंट में भी डेल्टा ए मॉड अपॉन ए मीन, उसी तरह फिफ्थ मेजरमेंट में। और हम परसेंटेज एरर भी कर, तो एब्सोल्यूट एरर तो हमने पता कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, हम ओवरऑल पता कर लेते हैं। आप इंडिविजुअल निकालते रहे ना, हम ओवरऑल पता कर लेते हैं। तो ओवरऑल के लिए हमको सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर पता करनी पड़ेगी। वो कितनी, कैसे निकालेंगे बच्चों? डेल्टा ए जितने मॉड हैं, यानी कि जितनी की एब्सोल्यूट एरर है, उन सबको जोड़ दो। 0.01 प्लस 0.06 प्लस
0.2 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई कितनी बार मेजरमेंट करा, 5 बार। इसको कैलकुलेट करते हैं, प्लस 0.06 प्लस 0.2 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा बच्चों 0.108, या हम कह सकते हैं 0.11 सेकेंड्स। ये आ गया डेल्टा ए मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये भी एक आपका आंसर हो सकता है ओवरऑल अगर पूछा जाए। और रिलेटिव एरर बच्चों कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर डेल ए रेल, ये कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, डेल्टा ए मीन यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ए मीन, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। डेल्टा ए मीन कितना है 0.11 और ए मीन कितना है बच्चों 2.62, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी देखते हैं, 0.11 डिवाइडेड बाई 2.62, ये आ जाएगी बच्चों 0.0419 यानी 0.042, 0.04 आ गई रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर बच्चों क्या होगी, परसेंटेज एरर क्या होगी, डेल ए रेल इंटू 100, यही तो परसेंटेज एरर होगी, यानी 0.04 इंटू 100 यानी कि 4%। समझ गए बच्चों कैसे निकाला जाता है। अगर यही सब चीज़ें इंडिविजुअल में पूछी गई होती तो यहाँ पर डेल्टा ए पता ही है आपको, ए मीन भी पता है, डेल्टा ए बाई ए मीन, डेल्टा ए वन बाई ए मीन क्या हो जाता, रिलेटिव एरर, इंटू 100 कर देते हैं रिलेटिव एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, डेल्टा ए रेल सेकेंड मेजरमेंट में, डेल्टा ए थर्ड मेजरमेंट। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। हमने क्या करा, पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल ली और उसके बाद रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। समझ गए आप लोग, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में। होता क्या है बच्चों, कई बार आपको किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट मेज़रमेंट करो। डायरेक्ट मेज़रमेंट यानी कि आपको हो सकता है उससे रिलेटेड एक दो क्वांटिटी मेज़र करनी पड़े, फाइनली आप उसको मेज़र करो। जैसे डेंसिटी आपको मेज़र करनी है बच्चों, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी मान लो आप डायरेक्ट डेंसिटी मेज़र करने के आपके पास डिवाइस नहीं है, आपके पास एक मास मेज़र करने के लिए है और वॉल्यूम मेज़र करने के लिए। तो अगर मास में एरर और वॉल्यूम में एरर, दोनों में एरर है, तो यानी डेंसिटी में भी कुछ एरर होगी। तो वो एरर क्या होगी, मतलब बात समझिए क्या, जिन क्वांटिटीज़ पे ये डिपेंडेंट है उनको हमने मेज़र करा, उनमें कुछ कुछ एरर है, तो डेंसिटी में फाइनली कितना। ऐसा नहीं होता बच्चों कि यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो एरर को भी डिवाइड कर दोगे, ऐसा नहीं होता। तो एरर को कंबाइन कैसे करते हैं, मतलब कि अगर अलग अलग क्वांटिटीज़ में एरर है तो उनसे कंबाइन होकर जो एक अलग क्वांटिटी बन रही है उसमें कौन कौन सी एरर होंगी, तो वो हम देख लेते हैं। उसको देखने के लिए दो तीन चीज़ें आप समझ लो, क्वांटिटीज़ को या तो जोड़ा घटाया जाएगा या मल्टीप्लाई डिवाइड कराया जाएगा या उसकी पावर बढ़ा दी जाएगी। पावर यानी कि ए, जैसे मान लो कोई क्वांटिटी x है तो x स्क्वायर, x की पावर -1, x की पावर -3 या x की पावर 1/2, ऐसे ही तो करेंगे बच्चों। या उस दो क्वांटिटीज़ है a और b, उनको जोड़ा जाएगा a प्लस b, या घटाया जाएगा a माइनस b, या डिवाइड करेंगे a अपॉन b, या मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू b। तो इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इन पांच चीज़ों के अलावा। तो हम उन पांच केसेस को पढ़ लेंगे और हम समझ जाएंगे कि कैसे एरर को कंबाइन कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो देखो हमने मास और वॉल्यूम का यहाँ डेफिनेशन भी दे दी है कि कैसे हम डेंसिटी को निकालते हैं। तो पहला बच्चों कॉन्सेप्ट है कि एरर ऑफ सम और डिफरेंस, मतलब अगर हम जोड़ें या घटाएं तो एरर कैसे हम कंबाइन करेंगे। तो इसमें सिंपल सा एक रूल है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी कि अगर दो क्वांटिटीज को जोड़ा या घटाया जाता है तो उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होती है, एब्सोल्यूट यानी फिर वही बात, एब्सोल्यूट यानी कि सिर्फ पॉजिटिव साइन, इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। यानी कि अगर इंडिविजुअल क्वांटिटी में कोई मान लो एरर एक्स ए है और दूसरी इंडिविजुअल क्वांटिटी में जो बी है उसमें एरर डेल्टा बी, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी है, तो जो फाइनल क्वांटिटी होगी ए प्लस बी उसमें एरर आएगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको हम अभी प्रूफ करके देखे ले रहे हैं। प्रूफ करके कैसे देखेंगे। हाँ बच्चों, तो जो एरर था, एरर इन केस ऑफ सम और सब्सट्रैक्शन, यानी दो क्वांटिटीज़ को जोड़ने पर या घटाने पर जो थर्ड क्वांटिटी मिलती है उसमें कितना एरर आएगा, वो हमने जाना कि वो एब्सोल्यूट एरर्स का सम होगा।
तो हम ज़रा उसको एक बार डिराइव करके भी देख लेते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बन जाएगा। देखो बच्चों, मान लो एक क्वांटिटी ए है, ठीक है, ए है, उसकी ट्रू वैल्यू जो है वो क्या है, ट्रू वैल्यू यानी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू वो है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए यानी कि उसकी में एब्सोल्यूट एरर जो होगी, या तो वो भाई या तो वो प्लस करोगे या माइनस करोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। उसी तरह दूसरी क्वांटिटी है बी, उसकी ट्रू वैल्यू जो है वो है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो कह रहा है भाई कि एक क्वांटिटी z आ रही है जो कि इन दोनों क्वांटिटीज़ का सम है a प्लस बी, तो उसमें एरर कितनी होगी, यानी कि डेल्टा z कितना होगा। यानी कि डेल्टा z ट्रू वैल्यू क्या होगी भाई, ट्रू वैल्यू उसकी होगी, मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, वो होगी z प्लस माइनस डेल्टा z। तो बच्चों ज़रा देखना, ट्रू वैल्यू z की क्या है, ट्रू वैल्यू z की है a की ट्रू वैल्यू प्लस b की ट्रू वैल्यू, यही तो बच्चों बात समझ में आ रही। a की ट्रू वैल्यू प्लस b की ट्रू वैल्यू, इनको जोड़ देंगे तो हमको z की ट्रू वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ हमको ट्रू वैल्यू z की नहीं पता करनी, हमको पहले उसमें एरर पता करनी है, एब्सोल्यूट एरर। तो ज़रा इन सब की वैल्यू रख देते हैं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a ट्रू क्या है बच्चों, a प्लस माइनस डेल्टा a। उसी तरह से b ट्रू क्या है बच्चों, सॉरी b ट्रू है b प्लस माइनस b डेल्टा b। अब a और b को एक पास कर लो तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b, और ये प्लस माइनस दोनों एक साथ हो जाएंगे, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहाँ पर आ जाओ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड z क्या है, z है a प्लस b, यानी जो उसकी ट्रू वैल्यू नहीं है, प्लस डेल्टा z। अब इधर भी a प्लस b, इधर भी a प्लस b, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। इससे एक चीज़ बच्चों ध्यान से समझते हैं, अब देखो दो क्वांटिटीज़ का सम मैक्सिमम कब होता है। अब एरर तो बच्चों प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर है, तो इन दो एरर का सम मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों पॉजिटिव होंगी। क्योंकि हमको जनरली सबसे एक्सट्रीम एरर निकालने का जो होता है वो मतलब होता है, क्योंकि एरर वहाँ तक पहुँच सकती है। ऐसा तो होगा नहीं कि एक में एरर पॉजिटिव एक में नेगेटिव तो दोनों को घटा दिया। एरर तो हम डेल्टा ए क्या है, ए में जुड़ भी सकता है घट भी सकता है, डेल्टा बी क्या है, जुड़ भी सकता है घट भी सकता है। तो डेल्टा जेड में जो मैक्सिमम एरर होगा वो कब होगा, जब ए में जो एरर है और बी में जो एरर है वो दोनों जुड़ जाएं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि डेल्टा जेड यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड क्वांटिटी कब होगी बच्चों, ये होगी जब डेल्टा जेड होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बात समझ गए। तो यानी कि एरर इन केस ऑफ सम और सब्ट्रैक्शन भी आप इसी तरीके से डिराइव कर सकते हैं। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस अगर यहाँ पर है तो a माइनस भी एक साथ हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि माइनस का इफेक्ट है प्लस माइनस पे कैसे पड़ेगा, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस प्लस, यानी अल्टीमेटली बात तो वही हो गई ना, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा भी, a माइनस भी इधर है a माइनस भी इधर है, वो कैंसिल हो जाएंगे, फिर से यही बात आ जाएगी, फिर से एब्सोल्यूट एरर क्या होगी थर्ड क्वांटिटी में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ से हमको नियम ये समझ में आ गया कि अगर कोई क्वांटिटी जोड़ी या घटाई जा रही है दो क्वांटिटी, तो जो एब्सोल्यूट जो एरर होगी फाइनल रिजल्ट में वो क्या होगी बच्चों, उन दोनों क्वांटिटीज़ की एरर में जो एब्सोल्यूट एरर है उनके सम के बराबर होगी, जोड़ने पर और घटाने पे। अभी हमको यही नियम पता है। यहाँ पर एक बच्चों एनसीईआरटी का छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं तो हम समझ जाएंगे। द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन। तो टेम्परेचर डिफरेंस पता करना बच्चों, बात समझना, डिफरेंस
प्लस या माइनस नहीं होता, डिफरेंस एक क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर हम जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी बच्चों कुछ नहीं होगा, डेल्टा टी क्या होगा 50 माइनस 20, यही तो डिफरेंस होगा। 50 माइनस 20 या 20 माइनस 50 जो कि हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। एरर, अब देखो दोनों क्वांटिटीज को घटा रहे हो, T1 माइनस T2 ही तो कर रहे हो डिफरेंस निकालने के लिए। डेल्टा टी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकालने के लिए एक क्वांटिटी माइनस दूसरी क्वांटिटी, T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 कर रहे हो। तो एरर क्या हो जाएगा बच्चों, एरर हो जाएगा दोनों क्वांटिटीज में एरर कितना है, प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.5, यानी एरर मैक्सिमम क्या होगा 0.5 प्लस माइनस 0.5, तो यानी कि दोनों को जोड़ दें तो जो एरर होगा वो होगा 1 डिग्री सेल्सियस का। तो कहीं ना कहीं जो हमारा डिफरेंस होगा वो कितना होगा 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, या 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल था, एरर पता है दोनों में, हमको जोड़ना है क्वांटिटी को तो हमने एरर भी जोड़ दी। बात समझ में आ गई। या डिफरेंस निकालना था तो डिफरेंस निकाल दिया, इस केस में डिफरेंस निकालना था। अब बात करते हैं बच्चों कि अगर हमको प्रोडक्ट मतलब दो क्वांटिटीज, तीसरी क्वांटिटी ऐसी है जिसमें बाकी की 2 या 3 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है या उनका कुछ डिवीजन करना पड़ रहा है, क्वोशिएंट, एरर ऑफ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट। तो यहाँ पर रूल क्या कहता है बच्चों, रूल कहता है कि व्हेन 2 क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर्स यानी कि जो 2 क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो। इसको जरा हम एक बार डिराइव करके भी देख लेते हैं। तो z आपकी एक क्वांटिटी थी, मान लें जैसे पहले था, पहले हम लोग जो कर रहे थे z एक क्वांटिटी थी। अब z क्या है बच्चों, z है a इंटू बी, यही तो बच्चों z क्या है a इंटू बी, अभी हम प्रोडक्ट में देख रहे हैं। अब z a इंटू बी है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रू वैल्यू की बात करें तो z की जो ट्रू वैल्यू होगी वो कितनी होगी, z प्लस माइनस डेल्टा z। क्यों बच्चों, z की तो यही वैल्यू होगी ना, z इज ट्रू वैल्यू क्या होगी, z प्लस माइनस डेल्टा z। उसी तरह से ये a ट्रू क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा है। उसी तरह से बी ट्रू क्या होगा, ट्रू वैल्यू उसकी b प्लस माइनस डेल्टा b। तो कहीं ना कहीं अगर हम z इज इक्वल टू a प्लस बी यानी कि ट्रू वैल्यूज अगर हम कंपेयर करने लगे तो z ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू a ट्रू इंटू बी ट्रू। तो a अगर हम ट्रू वैल्यू का प्रोडक्ट निकालेंगे तभी तो ट्रू वैल्यू के प्रोडक्ट की एरर निकलेगी, इंटू बी डेल्टा बी। अब बच्चों प्रोडक्ट करते हैं इसका, तो ए बी से मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए डेल्टा बी, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और ये उधर मल्टीप्लाई, समझ रहे हो बच्चों, ए को इससे मल्टीप्लाई करा, ए को इससे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोल दे, ए को डेल्टा ए को इससे मल्टीप्लाई करा, डेल्टा ए को इससे, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है बच्चों, और यहाँ z को भी खोल दो, z क्या था, z है a इंटू बी, यानी कि अगर एरर नहीं कंसीडर कर रहे हो तो z की वैल्यू क्या है a इंटू बी। ट्रू वैल्यू में अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो a प्लस डेल्टा ए इंटू बी प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा z। बात समझ गए बच्चों, तो ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, ये हो जाएगा कैंसिल। अब एक चीज़ बच्चों ध्यान से समझो, डेल्टा ए एरर जो है वो हम मान के चलते हैं बहुत छोटी क्वांटिटी है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 1 सेंटीमीटर के मेज़र कर रहे हो लेंथ, उसमें एरर 5 सेंटीमीटर की आ रही है, बात समझो, उससे तो छोटी हो। डेल्टा बी दूसरी को एरर है, वो भी बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। तो जैसे मान लो एक छोटी क्वांटिटी 0.1 है और दूसरी छोटी क्वांटिटी 0.2 है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों छोटी क्वांटिटीज़ का, स्मॉल क्वांटिटीज़ का, वो इन दोनों से भी छोटा होगा। तो 0.1 इंटू 0.2 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.02, जो कि बहुत छोटा है किससे, 0.1 से और 0.2 से। तो इन दोनों के कंपैरिजन में तो ये बहुत छोटा है, इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। बात समझो, ये इतना छोटा होता है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत छोटा है तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो बचा क्या बच्चों, बचा क्या, बचा ये डेल्टा जेड, देखो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस
ए डेल्टा ए प्लस माइनस बी डेल्टा बी, ए डेल्टा बी, सॉरी ये गलत लिख दिया, प्लस माइनस ए डेल्टा बी, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस बी डेल्टा ए। अब एक काम करें बच्चों, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड करते हैं, z मतलब डेल्टा z अपॉन z, रिलेटिव एरर निकालनी है ना, यहाँ फॉर रूल क्या कह रहा है कि रिलेटिव एरर जो होगी वो मल्टीप्लायर्स की रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगी। तो रिलेटिव एरर का मतलब ही है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, बात समझिए। तो हमने z से डिवाइड किया। अब आप समझ रहे हो कि z तो मीन वैल्यू है ना, उसी में तो हम एब्सोल्यूट एरर बड़ा आगे जोड़ेंगे या घटाएंगे तभी हमको ट्रू वैल्यू पता चलेगी। डेल्टा z बाई z, तो प्लस माइनस a डेल्टा b, यहाँ पर इस z की वैल्यू को खोल दो और अलग अलग कर दो। बात समझो क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से देख दो, प्लस b डेल्टा a डिवाइडेड बाई z मतलब ab, इधर z ही रहने दो, इधर a b कर दो, बात समझे। अब ए बी क्योंकि फ्रैक्शन में इसको अलग अलग कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा b अपॉन ए बी प्लस माइनस b डेल्टा a अपॉन ए बी। तो ये देखो a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ b और b कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा बच्चों, सॉरी यहाँ बचा डेल्टा z अपॉन z यानी रिलेटिव एरर इन z थर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू, अब दो सम कब मैक्सिमम, मतलब एक सम जो है मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों क्वांटिटी जोड़ दी जाएंगी, मतलब माइनस ना हो। तो प्लस माइनस को प्लस ही कर देते हैं, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। कहने का मतलब है यहाँ से हमको पता चल गया कि जब दो क्वांटिटीज़ को प्रोडक्ट में लेते हैं तो उनकी रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई जोड़ देंगे तो हमको थर्ड क्वांटिटी की रिलेटिव एरर पता चल जाएगी। यानी कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स। ये समझ गए, ये डिराइव करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए करा दिया ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये रूल आ कहाँ से गया। उसी तरह डिवीज़न में भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ए अपॉन बी में, ये आप करके देख लेना, मैं नहीं समझाऊंगा, इसमें समझाना कुछ है ही नहीं, ये समझ गए हो तो वो भी निकालोगे, जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी वैसे डिवीज़न में कर देना। अब जरा एक ये न्यूमेरिकल मुझे दिखा एनसीईआरटी में, वो छोटा सा लगा सकते हैं हम लोग, द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये अगर नहीं पढ़ा है छोटे क्लास में ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो अभी जान जाओ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, वेयर वोल्टेज कितना है 100 प्लस माइनस 5, यानी 100 में 5 की अनसर्टेनिटी है। करंट कितना है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर, यानी रेजिस्टेंस में हमको पता करना है। तो यानी कि हम दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तभी तो रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग डिवीज़न के केस में रिलेटिव एरर क्या होती है, इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ की रिलेटिव एरर का सम। देखो बच्चों, यानी उन दोनों क्वांटिटीज़ में अगर हम रिलेटिव एरर निकाल लें तो हमको उसका बस खाली क्या करना है, उनको जोड़ देना है, तो आर में रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर पता चल जाएगी, क्योंकि रिलेटिव एरर निकाल लेंगे तो परसेंटेज एरर भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना है आपको, मैं कहाँ सॉल्व करूँ, यहीं पर सॉल्व करता हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, यहीं पर सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, डेल्टा V अपॉन V यानी कि रिलेटिव एरर इन डेल V रेल, रिलेटिव एरर इन वोल्टेज कितना होगा। देखो इसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी है 5 और मीन वैल्यू क्या है 100, उसी के इर्द गिर्द तो घूम रहा है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 100, यही तो बच्चों। और हमको निकालना है क्या, हमको निकालनी है परसेंटेज एरर, तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा आपका 5 अपॉन 100, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 5%, हो जाएगा बच्चों कि नहीं। उसी तरह डेल्टा I रेल, ये क्या होगा बच्चों, इसमें जो आपका एब्सोल्यूट एरर है कितनी है 0.2 और मीन वैल्यू कितनी है 10 में ही तो 0.2 जोड़ या घटा रहे हो,
अब ये तो हो गया रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर क्या होगी, बस हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो डेल्टा आई कितनी आ जाएगी यहाँ पर, इंटू 100 कर दो, 0.2/10 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2%। अब रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस होता है R = V/I। तो जो थर्ड क्वांटिटी है डिवीजन के केस में दोनों रिलेटिव एरर का सम हो जाएगी, यानी डेल्टा R कितना हो जाएगा बच्चों परसेंटेज में, 5 + 2, यानी 7% की परसेंटेज एरर होगी R में। देखो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर एक ही चीज़ है, बस 100 वो परसेंटाइल में तो 100 से मल्टीप्लाई करें। बात समझ गए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छा है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक पांचवा केस और आखिरी केस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, कि अगर किसी क्वांटिटी की पावर बढ़ा दी जाए, पावर मतलब जैसे कोई क्वांटिटी x है, मान लीजिए आप मेज़र करते हो, उसकी पावर को रेस कर दिया जाए, x की पावर 1, 2, 3, 4 या -1/2, तब जो वैल्यू मिलेगी हमको उसमें एरर कितनी होगी, अगर x में एक पर्टिकुलर वैल्यू की एरर है। तो देखो रूल क्या कहता है, एरर इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी रेज्ड टू अ पावर। क्या रूल है, द रिलेटिव एरर इन फिजिकल क्वांटिटी रेज्ड टू द पावर k इज द k टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। इसको प्रूव करना बच्चों बहुत सिंपल है। कैसे, देखो मान लेते हैं हम एक z एक क्वांटिटी है, जैसे अभी तक मानते आ रहे हैं, वो a² है, मतलब कि एक क्वांटिटी a है उसके हमने स्क्वायर कर दिया। बात समझो, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो डेल्टा z प्लस डेल्टा z है, प्लस माइनस डेल्टा z, वो क्या होगा बच्चों, जैसे z को हम ये भी लिख सकते हैं a इंटू a, यानी कहीं ना कहीं दो क्वांटिटीज जो सेम है उनका मल्टीप्लिकेशन है बच्चों। तो z प्लस माइनस डेल्टा z, एरर क्या हो जाएगी, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू a प्लस माइनस डेल्टा a, यही तो कहीं ना कहीं जो रिलेटिव एरर जैसे वहाँ पर हमने निकाली थी, रिलेटिव एरर क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी दोनों क्वांटिटीज की रिलेटिव एरर का सम, और दोनों क्वांटिटीज इस केस में एक ही हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा a/a। अब बच्चों मान लो यहाँ पावर 3 होती, z = a³ होता, तो क्या हो जाता है 3 टाइम्स डेल्टा a/a। 4 होती तो 4 टाइम्स, या -1 होती तो माइनस डेल्टा a/a। इन जनरल अगर हम कह दें कि z की पावर अगर k होती तो डेल्टा z/z यानी रिलेटिव एरर क्या हो जाती बच्चों, k टाइम्स ऑफ, सॉरी a की पावर k अगर कर देते, डेल्टा a/a। बात समझ गए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मल्टीप्लाई जितनी बार कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो, k टाइम्स जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो रिलेटिव एरर में। यही तो रूल कह रहा है, रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज्ड टू द पावर k इज द k टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल। और k कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव मतलब ये पावर माइनस में है, ठीक है। इसको समझने के लिए एक हम ये छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आगे पेपर है कि नहीं है, नहीं है, यहीं पे कर लेते हो सॉल्व। ये आप समझ गए हो, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। उसके बाद ये आप एक बार नोट कर लेना, या नहीं नोट करना चाहते हो तो मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। नोट करना है तो पॉज करके कर लेना। इसको भी रब कर देते हैं, मेथड आप समझ गए। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं एक बार, डेल्टा z/z क्या हो जाएगा, k टाइम्स उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में रिलेटिव एरर जो होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड द रिलेटिव एरर इन z इफ z इज इक्वल टू, कितना है z, a की पावर 4, b की पावर 1/3 अपॉन में c इंटू डी की पावर 3/2। तो जब भी रेशियो आता है और उसको ऊपर ले जाता है, मतलब जो भी आपका नंबर है उसको ऊपर ले जाते हैं, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। इसकी c की पावर कुछ नहीं, यानी c की पावर 1। तो z क्या है आपका, a की पावर 4, b की पावर 1/3, c की पावर -1 और d की पावर 3/2। अब बच्चों हमको एरर, रिलेटिव एरर पता करनी है, तो डेल्टा z/z, फाइंड द रिलेटिव एरर। a की पावर 4 यानी कि जो a में एरर होगी रिलेटिव एरर उसका 4 टाइम्स, यही तो बच्चों, प्लस क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन
किसी भी क्वांटिटी को और पावर कैसी भी हो वो पॉजिटिव में आएगी। क्यों आएगी बच्चों, एक चीज़ समझो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो जब इसमें प्लस माइनस सी प्लस माइनस डेल्टा सी करोगे, जब भी आप इसको सॉल्व करके देख लेना, मतलब जैसे हमने प्रूफ करा, तो जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे होगे तो प्लस माइनस डेल्टा सी जो आएगा वो बाहर लाने पर, मतलब मल्टीप्लाई करने पे मैक्सिमम एरर कब आएगी, देखो बात समझना मेरी, मैक्सिमम एरर कब होगी, जब सारी क्वांटिटीज जुड़ जाएं। तो सारी क्वांटिटीज जोड़ने के लिए अगर ये -1 बाहर ले लोगे बच्चों तो ये जुड़ेगा नहीं। बात समझ में आ रही, क्योंकि हम एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं, तभी तो हम रिलेटिव एरर निकालेंगे। तो 4 टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए प्लस बी की पावर कितनी 1/3, तो 1/3 बी रिलेटिव एरर इन बी। अब देखो बच्चों यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को होता है, ये क्यों कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा। अगर तुम यहाँ पर -डेल्टा/c कर देते हो तो कहीं ना कहीं रिलेटिव एरर तुम घटा रहे हो। रिलेटिव एरर तुम घटा क्यों रहे हो, क्योंकि रिलेटिव एरर तो जुड़ेंगी सारी, तभी तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर होगी, और इसको तुम प्रूफ करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर ये माइनस पे मत जाना, बस किस पे, और यहाँ पर डी की पावर भी माइनस में होगी। बात समझ में आ रही, क्योंकि ऊपर चला गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है। बस प्रोडक्ट हमने, देखो क्या नियम क्या है फिर से समझते हैं ध्यान से। द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर k इज द k टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। और इससे पहले जो नियम पढ़ा, यानी प्रोडक्ट और क्वोशिएंट वाला, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स। अब देखो यहाँ डिवाइड ही तो कर रहे हो, तभी तो हम एरर जोड़ पा रहे हैं। बस क्या है, अब उसमें पावर आ गई है, तो पावर आ गई है तो कुछ नहीं करना, बस पावर से मल्टीप्लाई कर देना। c की पावर 1 ही है तो ये 1 ही रहेगा, डेल्टा c/c। या अगर कंफ्यूजन आ रहा हो तो एक काम करना, ये तुम सब लिखने को अलग से लिखना ही मत, तुमको सिंपल यहाँ पर तुम्हारे पास 4 क्वांटिटी हैं जिनको 2 मल्टीप्लाई करेंगे उनको डिवाइड कर दिया गया, उनकी पावर आ गई है बस। तो पावर का हमने नियम अलग से पढ़ लिया है कि पावर को रिलेटिव एरर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, प्लस लास्ट क्वांटिटी क्या है, डी की पावर 3/2, तो 3/2 इंटू डेल्टा d/d, ये हो जाएगी आपकी रिलेटिव एरर इन z। समझ में आया बच्चों, इतना कुछ हम लोगों ने बात कर लिया एरर पे। थैंक यू बच्चों, ये समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझो तो इसको एक बार फिर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।